Hello friends, welcome to this lecture series on microprocessor 8085. This is the fifth lecture of this microprocessor series in which we are going to study about the registers since 8085. So this will be very useful video, very informative video. So आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए. So let's get started. प्रीवियस जो 4 लेक्चर हो चुके हैं उसमें अभी तक हमने ALU CU के बारे में पढ़ रखा है एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस इनपुट डिवाइसेस, वेरियस आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल्सो दिस मेमोरी सेक्शन ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट. सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो से पहले बाकी के पहले 4 वीडियोस जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में है पहले आप वो देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. ऑल्सो वी हैव स्टडीड दैट एनी प्रोसेसर वेदर इट इज़ 8085, 8086 और in this current like I series processor of Intel, any microprocessor has 3 basic building blocks. First is the ALU, that is arithmetic and logic unit, where all the calculations and everything are done. And then second is the CU, that is control units. It controls the various operations of the processor and it generates the स्टेटस सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल. ठीक है, कंट्रोल यूनिट ही सब प्रोसेसर बाकी प्रोसेसर के अदर हार्डवेयर और प्रोसेस के वेरियस पेरिफेरल्स क्या कर रहे हैं ये सारा कुछ कंट्रोल यूनिट के सिग्नल्स के द्वारा होता है. कंट्रोल यूनिट 3 तरह के सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल. ठीक है, ये हमने अपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कंट्रोल यूनिट के बहुत ही डिटेल में पढ़ा था. और ये थर्ड जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोसेसर के वो रजिस्टर है. ठीक है, इन दिस लेक्चर आप रजिस्टर के ही बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मेमोरी के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस की जाती है, मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक रोम होती है, एक रीड राइट मेमोरी होती है. ठीक है, रोम में जो परमानेंट डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है और नॉन परमानेंट डेटा जो कि चेंज करना रहता है वो रीड राइट मेमोरी रैम में स्टोर किया जाता है. ओके, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात है. जैसे इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ऑल दोस थिंग्स आर इनपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस जिसपे आपको आउटपुट मिलता है वो कोई भी आपकी स्क्रीन हो सकती है, LED स्क्रीन हो सकती है, कैलकुलेटर की स्क्रीन हो सकती है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, उस पर आप आउटपुट पता करते हो, देखते हो. और जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है. स्कैनर इनपुट डिवाइस है क्योंकि इनपुट उससे जाता है स्कैन करके. ठीक है, तो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज रजिस्टर्स. ठीक है, रजिस्टर इज अ डिजिटल डिवाइस टू स्टोर डेटा. ठीक है, ये क्लियर है कि कोई भी डिजिटल डेटा को जब भी हमको स्टोर करना होता है वो रजिस्टर में ही स्टोर करता है. रजिस्टर इज अ मेमोरी एलिमेंट, आप इसको कह सकते हो. रजिस्टर इज अ डिजिटल डिवाइस टू स्टोर डेटा. डेटा स्टोरेज के लिए रजिस्टर यूज किया जाता है. और डेटा स्टोर किस फॉर्म में करेगा? बाइनरी डेटा में ही करेगा. ठीक, अब डेटा स्टोर कैसे कर सकता है इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स subject? You must have studied that there are 2 types of circuit: combinational circuit and sequential circuit. Combinational circuits are like adder, subtractor. They doesn't have any memory element. Okay, but this sequential circuit have memory element. They can store the data. Okay, so register are made by flip flops. We also know that the one flip flop can store 1 bit of data. ठीक है, आपको ये पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है. ठीक है, तो आपको अगर 4 बिट को स्टोर करना है तो आप इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो कि आपको 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा. ठीक है, n इसी तरह आपको n बिट को अगर स्टोर करना है तो n फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर होना चाहिए. ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप मतलब जैसे यहाँ पे सपोज 1 है, 0 है, ये 1 है, ये 1 है, इस तरह से 4 बिट आपकी स्टोर हो गई है यहाँ पे. ठीक है,
क्लॉक आएगी तो आप इसको रिट्रीव कर सकते हो डेटा। यहाँ पे देखिए लिया सिंगल फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 bit ऑफ डेटा। इट इज़ वेरी क्लियर बिकॉज a single flip flop it can store only 1 bit of data. It is single bit storage device is called flip flop. Okay, hence the storage capacity of register depends on the number of flip flop in cascaded. ओके जितने भी फ्लिप फ्लॉप को आप कैस्केड में लगाते जाओगे, 10 फ्लिप फ्लॉप को आप कैस्केड में लगा दोगे तो 10 बिट डेटा वो रजिस्टर स्टोर कर सकता है। सपोज n बिट का n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपने लगा दिया है तो वो रजिस्टर होगा n बिट को स्टोर करेगा। ठीक है, अगर आपको 8 बिट का रजिस्टर डिज़ाइन करना है तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप सीरीज में लगेंगे? 8 लगेंगे। तो आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर इज़ अ डिजिटल डिवाइस टू स्टोर डेटा। रजिस्टर आर मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप और एक फ्लिप फ्लॉप में आप 1 बिट स्टोर कर सकते हो। तो 8 फ्लिप फ्लॉप में 8 बिट स्टोर कर सकते हो, 4 फ्लिप फ्लॉप में 4 बिट स्टोर कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और जब रजिस्टर्स में फ्लिप फ्लॉप कैस्केड में लगे रहते हैं, कैस्केड का मतलब होता है कि सीरीज में लगे रहते हैं। ठीक है, ये सीरीज में लगा ना, डेटा इन आ रहा है, फिर यहाँ से डेटा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, आउटपुट चला जाएगा। यहाँ पे क्लॉक्ड डिवाइस होती है, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक लगी होती है, तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े ही होंगे। ये चारों में क्लॉक एक साथ जा रही है तो ये आपका सिंक्रोनस सर्किट हो गया। ठीक है, क्योंकि एक साथ ही सारे में क्लॉक जा रही है। और यहाँ पे एक सिग्नल होता है क्लियर सिग्नल। क्लियर सिग्नल का मतलब अगर यहाँ पे आप 0 दे दोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप रजिस्टर का डेटा इरेज भी कर सकते हो। ओके, तो रजिस्टर का डेटा जब भी आपको इरेज करना होगा तो ये क्लियर सिग्नल के थ्रू आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो बस रजिस्टर में इतना ही, आप इतना समझ लीजिए कि सीरीज में लगा के फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर बना लिया जाता है। क्लियर सिग्नल देके आप उसको सारा 0 कर सकते हो, फिर आप क्लॉक दिया जाता है, उसके थ्रू आप जो इनपुट देते हो वो इनपुट आपके रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है। फिर आप यहाँ से यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ से लगा के आपका जो कनेक्टिंग वायर है उसके थ्रू आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं। ओके, अब 8085 में क्या होता है कि रजिस्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर एंड आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रोसेसर जो होता है, ये प्रोसेसर है आपका, मान लीजिए ये 8085 प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसके पास तो इनबिल्ट कोई मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ पे एक मेमोरी को आपको इंटरफेस करना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी हो गई है। ओके, यहाँ पे आप मेमोरी जो लगाते हो, रैम जो आप लगाते हो यहाँ पे, तो यहाँ से इसकी एड्रेस बस ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो वॉट एवर कोड यू आर गोइंग टू राइट, यू आर राइटिंग इन दिस पोर्शन। ओके, whatever code means whatever program you are writing in this memory portion. सपोज आपको जो एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे, ठीक है, वो प्रोग्राम आप इस अपने मेन मेमोरी में लिखोगे। यहाँ पे जो मेमोरी है, जो रैम है, इंटरफेस है, वो कर लिया। लेकिन जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये जो कोड है आपका, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कोड हैज टू कम इनसाइड द प्रोसेसर। ठीक है, वॉट एवर कोड यू हैव रिटन वन बाय वन दिस कोड हैज टू कम इनसाइड द प्रोसेसर, तभी तो आपका वो एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा वॉट एवर द कोड यू हैव रिटन। तो अगर प्रोसेसर के अंदर कोड आएगा, इफ द कोड हैज टू कम इनसाइड द प्रोसेसर देन देयर मस्ट बी सम स्टोरेज लोकेशन इन द प्रोसेसर। ठीक है, तो वही जो स्टोरेज लोकेशन है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे स्टोर होता है वो रजिस्टर में ही स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है रजिस्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पोरली, जब प्रोग्राम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपकी ये जो मेमोरी है, मेमोरी से कोड को प्रोसेसर के अंदर आना होगा। ठीक है, प्रोसेसर के जब अंदर आएगा तो जो भी बाइनरी फॉर्म में डेटा रहेगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो होना ही पड़ेगा ना, तो वो जो आपके प्रोसेसर में रजिस्टर के अंदर होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर होते हैं, आपको उस रजिस्टर में इसको स्टोर रहते हैं। टू यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पोरली
ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो आई होप दैट आपको ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टर क्या होता है और 8085 में क्यों होता है, क्यों प्रेजेंट होता है रजिस्टर। ठीक है, अब एक सेकेंड पॉइंट है कि दीज आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू द प्रोग्राम। ओके, आप कोई भी जो रजिस्टर्स जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हैं, आप उसको अपने कोड के थ्रू उसका डेटा सेट या रीसेट कर सकते हो। ओके, कोई भी रजिस्टर है आपका प्रोसेसर के अंदर, आप उसको चाहते हो कि उसका कंटेंट कुछ चेंज करना हो आपको, तो आप वो कर सकते हो अपने प्रोग्राम के थ्रू राइट करके। यहाँ पे हमने दो प्रोग्राम यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन है, इससे आप अपने रजिस्टर को सेव कर सकते हो। जैसे MVI A43H, इसका ये एक तरह का रजिस्टर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर एक तरह का रजिस्टर है। एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है इस वाले कमांड के बारे में, मूव MVI A43H का क्या मतलब है कि आपका जो एक रजिस्टर A है, ये आपका एक रजिस्टर है, उसमें 43 डेटा जो है ये चला जाए, ये आपकी कमांड है। ठीक है, तो मूव इमीडिएटली द डेटा 43 H का ये मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ, और कोई इसका मतलब नहीं। ठीक है, ये 4333 जो लिखा है 43H का मतलब है कि ये जस्ट हेक्साडेसिमल में, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। 4 को इस तरह से 4 आप लिखते हो, 1 2 4 8 एंड 3 को इस तरह से आप लिखते हो। ठीक है, तो आप ये जो लिख रहे हो, ये आप जब भी आप इंटर करोगे बाइनरी फॉर्म में इंटर करोगे, लेकिन आपको कॉपी पेन पे समझने के लिए, ऐसे लिखने के लिए रफ फॉर्म में हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 43H आपने ये जो आपको चाहिए कि 43 जो डेटा है हमारा, ये वाला डेटा हम एक्यूमुलेटर में डाल दें, तो आप एक्यूमुलेटर में इस कमांड के थ्रू डाल सकते हो MVIA दिस। तो ये कह रहा है कि दीज आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू प्रोग्राम। तो आप जो कोई भी जो रजिस्टर है उसका डेटा सेट या रीसेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में कुछ अपना कोड डाल दोगे तो उस कोड के अकॉर्डिंग दिस कंटेंट ऑफ द रजिस्टर विल बी सेट एंड रीसेट। इसी तरह वन मोर एग्जांपल इज देयर, मूव A, B। इट मीन्स दैट whatever the content of B is also register, A is also register, A and B registers है। ठीक है, तो whatever the content of A is there, erase all in, whatever the content of B is there, move into A। ठीक है, B के अंदर का जो भी कंटेंट है आपको अगर A में मूव करना है तो आप ये वाली कमांड लिख जाओगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, move A, B, whatever the content of is there in register B, it will move in the register A। ओके, तो इस तरह से ये क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आप कुछ भी रजिस्टर के कंटेंट के साथ कभी मूव कर सकते हो, रेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो थ्रू प्रोग्राम। लिखा है ना कि दीज द यूजर थ्रू प्रोग्राम, दीज आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम के थ्रू आप उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, आई होप दैट अप टू दिस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो नाउ वी विल स्टडी देयर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, there are in broadly we can categorize those register into two, one is general purpose register and second is special register। तो वन बाय वन हम ये दोनों पढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है। ऐसे हम नाम से ही समझ ले रहे हैं कि जनरल पर्पस है, तो वो ऑलमोस्ट किसी भी जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक मतलब पिक्टोरियल व्यू में दिख रहा है कि आपके कैसे ये रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही प्रोसेसर में प्लेस हो, बस ये आर्किटेक्चर में ऐसे बनाने के लिए प्लेस किया जा रहा है। ये सारे रजिस्टर्स हैं। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है। ठीक है, एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। इसी तरह एक फ्लैग ये जो रजिस्टर है। ठीक है, इसी तरह ये जो बी है, जो बी दिख रहा है आपको, ये बी एक रजिस्टर है। सी है, डी है, ई है, एच एल है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर, ये सब रजिस्टर है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आप यहाँ पे देख रहे होगा कि 8 बिट का है, ये 8 बिट। तो इसका मतलब ये कि जैसे ये एक्यूमुलेटर है 8 बिट का है,
ये फ्लैग है 8 बिट का है, ये बी रजिस्टर जो है वो भी 8 बिट का है, सी रजिस्टर भी 8 बिट का है, इसी तरह डी ई एच एल ये 8 बिट के रजिस्टर है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोग्राम काउंटर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 16 बिट का हो गया, ये 8 + 8 16 बिट के रजिस्टर हो गया। इसी तरह एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, वो भी 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये आपके ये जो पोर्शन है ये एक व्यू है कि इतने सारे रजिस्टर होते हैं प्रोसेसर के अंदर, 8085 के अंदर ये रजिस्टर हैं। अदर प्रोसेसर में अदर तरह के बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका 8085 है, ठीक है। यहाँ पे है बी सी डी कैन बी यूज्ड एज 8 बिट रजिस्टर, ओके। इट्स क्लियर दैट बी एंड सी ऑल आर 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। Also can be used as 16 bit register as a pair of BC, DE and HL. Okay, yeah, this is very important. Suppose B and C registers are there. If individually you have 8 bit data, आपके पास 8 bit data है तो आप उसको B से चाहे यूज करो, C से करो, अलग अलग करके यूज कर सकते। But suppose you require any operation in which you have 16 bit of data, आपके पास 16 बिट का डेटा है तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है। तो आप B और C के एक रजिस्टर पेयर को साथ में यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके आप बी और सी के रजिस्टर पेयर को सिर्फ बी से ही बोल सकते हो। अगर 16 बिट का जहां भी ऑपरेशन होगा तो बी और सी का पेयर बन सकता है, डी और ई का पेयर बन सकता है, एच और एल का पेयर बन सकता है, ठीक है। तो ये पेयर में जब यूज करोगे तो एज अ 16 बिट रजिस्टर की तरह यूज होगा, ओके। लेकिन आप बी और सी को ही बना सकते हो, बी को ई से नहीं बना सकते हो, ठीक है। या बी को डी से बना दिया, बी को एच, ऐसे नहीं, सिर्फ ये जो साइड में लिखे हैं वही बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस तरह से पिक्टोरियल में रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो साइड में ही होते हैं उन्हीं का 16 पेयर, जब 16 बिट का अगर आपको रजिस्टर रिक्वायर्ड है तो इनका पेयर बन सकता है, बी और सी का, डी और ई का, एच और एल का, ठीक है, ओके। इसमें से एक जो रजिस्टर होता है एच एल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर आप ड्यूरिंग कोडिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली दिस एच एल इज यूज। क्यों एच एल यूज होता है कि एच एल एक मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज होता है, ठीक है। सपोज आपने इंस्ट्रक्शन एक दे दिया मूव ए एम, इसका मतलब होता है कि मेमोरी लोकेशन है, कोई मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो ए में चला जाए, ओके। तो जो मेमोरी लोकेशन है वो डेटा ए में जाना है, बट जो मेमोरी लोकेशन है वो लोकेशन कौन सी है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा व्हाट इज दिस लोकेशन ऑफ द मेमोरी। आप जानते हो कि मेमोरी एड्रेस 16 बिट होता है, ठीक है। 16 मीन्स 2⁻16 मेमोरी लोकेशंस होती हैं। एड्रेस बस आपके 8085 की एड्रेस बस होती है 16 बिट एड्रेस होती है, तो 2⁻16 मेमोरी लोकेशन आर देयर। इसको 2⁻16 को 64K लिखा जाता है, ठीक है, 64 किलो बाइट के। ये इतनी मेमोरी लोकेशंस है, तो इसमें से कौन सी मेमोरी लोकेशन, तो आपका इस समय HL रजिस्टर पेयर काम आता है, ठीक है। क्या करता है HL, वॉट एवर इज द कंटेंट इन HL रजिस्टर पेयर, तो वही आपको मेमोरी लोकेशन ले लेता है। सपोज आपका HL रजिस्टर पेयर में H का कंटेंट है 4, 3 और 6, 0। ये हम हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं, एक्चुअल में ये बाइनरी में है। तो 4 को आप 0, 1, 0, 0, 3 को आप 0, 1, 1, 0, 6 को आप 1, 1, 0, 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 0, 1, 1, 0 और 0 को 0। तो आपका मान लीजिए H में 43 है और L में 60 है, ठीक है। तो ये क्या है आपका टोटल HL का जो पेयर है, पेयर आप देखोगे तो 4360 होगा। आप टोटल HL में अगर देख रहे हो HL का क्या कंटेंट हो गया 4360, तो ये आपका 16 बिट का हो गया टोटल, क्योंकि 8 बिट ये है और 8 बिट ये है। तो ये जो टोटल आपकी 16 बिट हो गई है, यही मेमोरी लोकेशन वो पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। HL रजिस्टर पेयर इज यूज टू होल्ड द 16 बिट मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन में जहाँ पे डायरेक्ट M लिख दिया जाता है मूव A, M, तो M जो मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन कौन सी होगी, वो मेमोरी लोकेशन जो HL रजिस्टर पेयर में जो आपका कंटेंट है वो वाली मेमोरी लोकेशन वो ले लेगा। तो अब 4360 है, जो भी मेमोरी लोकेशन आपकी 4360 पे जो भी डेटा होगा वो आपका वो डेटा निकल के एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। और आप जानते हो कि एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट डेटा रहते हैं, ठीक है। 2⁻16 तो मेमोरी लोकेशन हो गई और हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट या
8 बिट डेटा होते हैं। ये ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। सो आई होप दैट अभी तक आपका यहाँ पे क्लियर है। मेमोरी HL रजिस्टर पेयर इज यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस। जो आपका एम टाइप का इंस्ट्रक्शन रहता है, तो जो भी यहाँ पे आपके डेटा रहते हैं, जो भी आपका डेटा रहता है वो मेमोरी लोकेशन ले लेता है और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट है उसको ला के ए में डाल देगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ये तो अभी जनरल पर्पस रजिस्टर हम अभी देख रहे थे, ये जनरल किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर हम स्टडी करते हैं। पहला है इसमें एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, ठीक है। इट इज अ 8 बिट रजिस्टर। यहाँ आप समझ ही रहे होगे कि 8 बिट है, ठीक है। और ये रजिस्टर ALU का पार्ट होता है। ALU हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसमें ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वॉट एवर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ऑल दोज कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन वो ALU के ही अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो एक्यूमुलेटर है वो ALU का ही पार्ट है। अब आपको भी आर्किटेक्चर में दिखाते हैं। जैसे कि ये जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हो 8085 का कंप्लीट आर्किटेक्चर है। लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई हैव डिस्कस दिस। तो ये आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का पार्ट है, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेट करती है, समेशन करती है। जो एक डेटा यहाँ से आ जाएगा, एक डेटा यहाँ से आ जाएगा, तो इन दोनों पे समेशन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है वो करती है। तो ये ALU एक पार्ट है। ये एक्यूमुलेटर इज अ पार्ट ऑफ ALU, ठीक है। ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ ALU, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है क्योंकि ये 8 बिट डेटा स्टोर करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। स्टोर द 8 बिट डेटा एंड रिजल्ट भी स्टोर करता है। और ड्यूरिंग इनपुट और ऑपरेशन क्या होता है कि एक बार इरेज कर लेते हैं। तो जैसे दो डेटा आपको ऐड करना है, ठीक है। मान लीजिए 4+3 आपको ऐड करना। आप वैसे भी माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी में यूज करता है, तो आपको इसको कन्वर्ट कर लें। तो इन दोनों डेटा में से जब भी आपको ऐड करना है तो वन ऑफ द डेटा शुड बी इन एक्यूमुलेटर, ठीक है। आप जब कोड लिखोगे तो आप में को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दो डेटा में से एक डेटा आप एक्यूमुलेटर में ही रखोगे, ठीक है। एक डेटा आपका कहीं किसी और रजिस्टर में हो जाता है। फिर आप जब ऐड करोगे तो इस तरह का आपका कोड होता है कि ऐड द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर इन A। तो ये 3 जाके एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड हो जाएगा। 3 मतलब 3 जाके एक्यूमुलेटर का कंटेंट 4 है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या हमने कहा फिर से आपको बता देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जैसे दो नंबर ऐड करना है 4+3, तो पहली चीज तो आपको ये है कि आपको एक इन दोनों में से एक भी डेटा, एक जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ही डालना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटर जो आपका A है उसमें आपको डाल दिया, आपने डेटा डाल दिया 4। तो दूसरा डेटा है 3, आप उसको किसी भी रजिस्टर में आप डाल सकते हो। सपोज आपने B में डाल दिया है, ठीक है। B में आपने 3 डाल दिया। तो अब आप जो कोड लिखते हो ऐड B, एक ये माइक्रो 8085 का नेमोनिक्स कोड है ऐड B। तो इसका मतलब होता है कि जो भी कंटेंट B का है वो जाके एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाए, ओके। तो जो भी कंटेंट B का है 3 है वो एक्यूमुलेटर में जाके ऐड हो जाएगा 7, और इसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जाके 4 में होगा मतलब 7, और 7 आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो यही ये कहना चाहता है कि जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसमें दो डेटा रिक्वायर होते हैं तो दो में से एक डेटा को एक्यूमुलेटर में ही रहना होता है, और जब भी रिजल्ट आता है जो भी उस पर या सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी रिजल्ट होता है वो फिर से एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। ये यही चीज लिखी यहाँ पे, स्टोर्स 8 बिट डेटा ड्यूरिंग ऑपरेशन और ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इट ऑल्सो स्टोर द 8 बिट डेटा ड्यूरिंग, कभी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, जैसे आपने इन लिख दिया, इन लिख के आपने पोर्ट नंबर डाल दिया। पोर्ट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में कि आपको यहाँ से इनपुट लेना है, तो ये जो इनपुट आएगा कहाँ पे आएगा, ये इनपुट आके डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। इसीलिए एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, ठीक है। सपोज आपको आउट करना है डेटा, कोई डेटा आउट करके किसी पोर्ट नंबर में आपने दे दिया कि यहाँ पे डेटा आउट हो जाए, ठीक है। एक बार इरेज कर लें।
आपने आउट एक कमांड होती है प्रोसेसर में कि आप आउट कर दो, पोर्ट में चला जाए। तो पोर्ट में कौन सा डेटा जाएगा आउट? वॉट एवर डेटा इज देयर इन द एक्यूमुलेटर, ये चला जाएगा आपके आउटपुट में, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो डेटा है वो इसमें ही आता है और इस आउट चला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है आपका एक्यूमुलेटर। ये एएलयू का पार्ट है, जो कि हमने यहाँ पे ऐसा देख लिया कि एएलयू में यहाँ था, और कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में सबसे। और एक और इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है फ्लैग रजिस्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर के बारे में अलग से हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लेते हैं। इट शोज द स्टेटस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इट इज पार्ट ऑफ एलयू। ये भी एलयू का ही पार्ट है। आप यहाँ पे ये देख लो, ये फ्लैग रजिस्टर जो है, ये यहाँ पे जो आपका फ्लैग आ रहा है, ये भी एलयू का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो ये उसका स्टेटस शो करता है, ठीक है। सपोज आपको कैरी रिक्वायर्ड हो गई है, जब 2 एडिशन आपने किया, कैरी जनरेट हो गई है, तो कैरी 8 बिट से ज़्यादा डेटा आ गया है, तो क्या कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे कैरी आ जाएगी, ठीक है। आपने 2 नंबर को ऐड किया, अब आपका 9 बिट का नंबर आ गया, तो 1 बिट जो क्या होगी वो कैरी में चली जाएगी, तभी आपको पता चलेगा कि ये ओवरफ्लो वाला स्टेटस है, ठीक है। इसी तरह पैरिटी वो बताता है। पैरिटी मतलब कि वो इवन पैरिटी ये बताता है, नंबर ऑफ वंस प्रोसेसर में, जो नंबर ऑफ वंस एक्यूमुलेटर में इवन होते हैं ऑपरेशन के बाद, तो पैरिटी सेट हो जाता है। इसी तरह ऑक्सिलरी कैरी है, और साइन और जीरो, रिजल्ट की क्या साइन है, मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो यहाँ पे डिनोट करता है इस साइन से। और जब रिजल्ट अगर कंप्लीट ज़ीरो है तब क्या करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, इसके बारे में डिटेल वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। अभी भी स्पेशल पर्पज रजिस्टर में आप एक्यूमुलेटर फ्लैग अभी आप देख चुके हैं। अब आप प्रोग्राम काउंटर के बारे में समझते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। तो ये एक तरह से मेमोरी पॉइंटर है। दिस रजिस्टर इज अ मेमोरी पॉइंटर, ओके। मेमोरी को पॉइंट करता है, मेमोरी लोकेशन। आप जानते हो कि ये 16 बिट एड्रेस बस होती है, तो 16 बिट का रजिस्टर चाहिए मेमोरी लोकेशन स्टोर करने। तो यहाँ से यहाँ तक ये 16 बिट है यहाँ पे, ठीक है। तो 16 बिट जो मेमोरी लोकेशन है उसको स्टोर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ होल्ड्स द 16 बिट मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी फेड, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में आपके जो मेमोरी लगी होती है, मेमोरी इंटरफेस रहती है, आप उसमें इंस्ट्रक्शन रहते हो लगाए अपना कोडिंग करके उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर कर देते हो। तो कहाँ से वो स्टार्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को फेच करना, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी जो फेच करना होता है, जो प्रोसेसर कहाँ से किस लोकेशन से वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, वो प्रोग्राम काउंटर बताता है, ठीक है। जो भी कंटेंट है प्रोग्राम काउंटर का, वह उसी लोकेशन से प्रोसेसर आपका डेटा को फेच करेगा, ठीक है। व्हेन अ बाइट इज फेच द प्रोग्राम काउंटर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू द पॉइंट ऑफ। सपोज आपने जो कोड लिख दिया है 6000 पे, आपने कोई 6000 मेमोरी लोकेशन है आपकी, उस पर यहाँ पे आपने कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपका 1 बाइट यहाँ से जब प्रोग्राम काउंटर 6000 है, तो ये वाला जो कोड है आपका, ये आपका चला गया प्रोसेसर के अंदर। तो फिर अगेन वो इंक्रीमेंट हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन तो आपकी 601 ही आएगी ना। तो अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह कह सकते हैं कि हैंस इट कंट्रोल द सीक्वेंसिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम काउंटर को कुछ भी सेट कर दो, जहाँ पे प्रोग्राम काउंटर सेट कर दोगे आपके तो उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होंगे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोसेसर है और ये आपके प्रोग्राम काउंटर हैं उसके, ये आप, ठीक है, और ये आपकी मेमोरी है। आपने एक कोड लिखा यहाँ पे, इस लोकेशन पे 399H पे आपने एक कोड है मूव A to B। इसका मतलब होता है कि वॉट एवर इज द कंटेंट इन रजिस्टर B आप A में लेते हो, ठीक है। रजिस्टर B में जो भी कंटेंट स्टोर है उसको हमको एक्यूमुलेटर में ले आना है। ये कोड आपने मान लीजिए इस
मेमोरी लोकेशन में लिख दिया। तो ये तो आपका नेमोनिक्स फॉर्म में है, असेंबली लैंग्वेज में है, ठीक है। बट ये एक्चुअल में इसका जो मशीन कोड है जो आपको प्रोसेसर में इंटर करना होता है वो 78 है। ये तो आपके ऐसे समझने के लिए इजी वे में है कि आप इजी वे में समझ सकते हो कि मूव क्या कर रहा है, बी से ए में आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आपके ये हैं, ये 39HH में 78 है, ठीक है। तो आपने इस लोकेशन, जैसे ये मेमोरी है आपकी 8085 की 16 बिट एड्रेस बस होती है। 16 बिट एड्रेस का मतलब 2 to the power 16 मेमोरी लोकेशन हमने ऑलरेडी कई बार बता चुका है, ठीक है। तो आपके 16 2064 के लोकेशंस होंगी। तो 64 के लोकेशन यहाँ से लेके 00 से लेके FFF तक है। ये हेक्साडेसिमल आप समझ रहे हो ना कि ये H जो लिखा हुआ ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। ये H और आपका हेक्साडेसिमल में ये लिखा हुआ। तो आपने मेमोरी में आपने कोड लिख दिया यहाँ पे 399H, ये एक जो लोकेशन है उसमें आपने 78 ये कोड डाल दिया। 78 का मतलब ये है कोड मूव A to B, ओके। नाउ अब ये आपका जो प्रोग्राम काउंटर है, जब भी प्रोग्राम काउंटर उस पे 399 पे प्रोग्राम काउंटर सेट हुआ है, ठीक है, आपको प्रोग्राम काउंटर काउंट करेगा यहाँ से 0 से 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0 2, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर ऐसे ही बढ़ता हुआ चला है। प्रोग्राम काउंटर जब आपका इस पे आता है तब, जब आपका ये 399 है, क्या ये 011 मतलब 3 है, 999, ओके। ये 399 जब प्रोग्राम काउंटर हो गया तो एड्रेस बस पे वही डेटा आता है, जो भी प्रोग्राम काउंटर का होता है एड्रेस बस पे वही 16 बिट आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो 399 है वही एड्रेस बस पे आ जाता है। तो एड्रेस बस उसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो एड्रेस बस ये 399 को आइडेंटिफाई किया और मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर मिला, 78। तो वो 78 ये डेटा बस में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर होता है, ये डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है। मतलब इसमें अगर 78 दे दोगे तब आपको प्रोसेसर को डिकोड करके ये बता देगा कि 78 का मतलब होता है कि मूव BA, हमको B का कंटेंट A में लाना है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? फिर से एक बार आपको समझा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोड लिखे होगे, मेमोरी है ये प्रोसेसर की जो एक्सटर्नल मेमोरी है, ये आपने कोड लिख दिया है 399 लोकेशन पे 78 आ गया, ठीक है। तो आपको एग्जीक्यूट कराना होगा अगर ये वाला प्रोग्राम, तो आपको इस लोकेशन पे प्रोग्राम काउंटर को जाना होगा। जब प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में जब ये वाला पोर्शन आता है तभी यही पोर्शन ये जो डेटा, ये जो एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर द लोकेशन मेमोरी लोकेशन एड्रेस फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट बाइट हैज़ टू बी फेच, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बाइट यहाँ से फेच करनी है, तो ये जो 399 है ये एड्रेस बस पे आया। एड्रेस बस में जब आ गया तो यहाँ से डिकोड होके उसको पता चल गया कि 399 ये वाली लोकेशन है। और 399 जो मेमोरी लोकेशन उस पर क्या डेटा है, ये 78 डेटा है। तो ये डेटा है तो डेटा बस पे चला गया। डेटा बस में चला जाता है तो फिर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर सब में सबसे पहले आता है। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर में 78 डेटा आया तो इसका मतलब ये इसको डिकोड करके ये रजिस्टर बताया कि 78 का मतलब होता है मूव BA। यहाँ पे ये प्रोसेसर को ये जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद यहाँ पे कंट्रोल यूनिट आएगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, यू मस्ट हैव स्टडीड। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो आप ये कंट्रोल यूनिट वाला देख लें कि जब भी ये कोई भी जो कोड है वो आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर में, उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है, ठीक है। जब कंट्रोल यूनिट में गया तब कंट्रोल यूनिट से प्रोसेसर को पता चल गया कि ये मूव BA वाला रजिस्टर है, ठीक, मूव BA का है। इसमें हम एक कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर को बताएगा कि B का डेटा A में डाल दो, ठीक है, तब ये B का डेटा A में चला जाएगा। तो ये है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट करके 399 के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर 4000 पे चला जाएगा। अब 4000 पे यहाँ पे जो 4000 है कुछ और डेटा, कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगेन ऐसे ऐसे चलते चलते 4005 पे पहुँचेगा, तो वहाँ पे जो डेटा होगा यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर बढ़ता रहता है और जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो एड्रेस बस पे आ जाती है। एड्रेस बस पे जब वो एड्रेस आ जाता है तो लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है। जब वो लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है तो उस लोकेशन पे क्या
इंस्ट्रक्शन है वो डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर में चला जाता है, फिर वहाँ से कंट्रोल यूनिट में आके डिकोड होके वेरियस सिग्नल मिलते हैं, तो प्रोसेसर को पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल्स द सीक्वेंसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है प्रोग्राम काउंटर। इसी तरह एक और स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। तो स्टैक इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी दैट इज यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द बाइनरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कभी भी जैसे स्टैक है, ये ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन होती है, ये आपकी जो माइक्रो प्रोसेसर की जो एक्सटर्नल मेमोरी आपने जो इंटरफेस किया है उसके ग्रुप ऑफ लोकेशन को स्टैक बोला जाता है। ठीक है, ये भी स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, स्टैक का मतलब होता है कि जैसे आप एक के ऊपर एक बुक्स रखते जाते हो ना, एक के ऊपर यहाँ पे एक बुक नीचे रखी रही, फिर एक बुक रखा, फिर एक बुक रखा, फिर उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर रखा, बुक के रखा, तो ये जो आप स्टैक्स ऑफ बुक हो गया ना, आप एक के ऊपर एक रखते गए, वो स्टैक ऑफ बुक हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना हो तो आप सबसे पहले सबसे ऊपर वाली निकालोगे बुक ना। ठीक है, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला एक प्रिंसिपल पे काम करता है ना। ठीक है, तो वही स्टैक भी है। स्टैक जो होती है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, जो सबसे बाद में गया डेटा वो सबसे पहले निकलता है। ठीक है, वही होता है स्टैक। स्टैक तो स्टैक इज अ ग्रुप ऑफ मेमोरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्टैक है। ठीक है, हमने मतलब इनिशियलाइज कर दिया है कि ये हमारे स्टैक में के प्रोग्राम से ये स्टैक मेमोरी है। ठीक है, इसके एक के ऊपर डेटा चला जाएगा। स्टैक क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द बाइनरी डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये तो स्टैक के बारे में हो गया। स्टैक है क्या? मेमोरी लोकेशन, ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी। बस इतना आप बता दो, इट्स सफिशिएंट। ठीक है, बट नाउ अब स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या है? वो जो आप यहाँ पे जैसे स्टैक बना रहे हो ना, सबसे पहले एक बुक रख दिया, यहाँ पे एक बेस में बुक रखा, फिर एक छोटी बुक रखा, बड़ी बुक रखा, जैसे भी आप बुक रख रहे हो बुक रखते चले जा रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो आपने जो रखा था, यही जो होता है बिगनिंग ऑफ द स्टैक इज स्टोर इन द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, फिर से आपको बताते हैं, बिगनिंग ऑफ द स्टैक इज स्टोर्ड इन द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है, जो स्टैक जहाँ पे आपको उसके ऊपर नेक्स्ट आप रखोगे जो डेटा है, तो वो जो एड्रेस होता है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में स्टोर होता है। सपोज आपने स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को इनिशियलाइज, ये आपका एक कमांड है, वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, या आप यहाँ पे स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आपने ये देख रहे हो कि ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आपके 16 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, 16 बिट के रजिस्टर को स्टैक पॉइंटर है। तो आपने LXI SP आपने ये जो कमांड दे दिया है ये वाली रजिस्टर में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में आपका ये कंटेंट आ गया है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में आपका ये कंटेंट आ गया है। तो अब इसका क्या मतलब है? जी FFF आ गया है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में, आपका ये डेटा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टैक शुरू होगी ऊपर। अब आपने FFF स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप जब स्टैक के ऊपर कुछ रखना चाहोगे, इस मेरा मतलब है, या कुछ डेटा दे डालना चाहोगे, तो अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब जो आप स्टैक पॉइंटर का टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है ना, तो ये टॉप का है, तो कोई भी डेटा रहेगा फर्स्ट यहाँ चला जाएगा, तो वो फिर स्टैक पॉइंटर आपका होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप कोई डेटा यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डेटा आ जाएगा, तो नेक्स्ट फिर स्टैक पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है स्टैक पॉइंटर। फिर यहाँ पे कोई डेटा आया, फिर आपका ये स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं स्टैक पॉइंटर को, स्टैक को के डेटा को फिल करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ठीक है, स्टैक पॉइंटर ये जो आपकी कमांड है, इस कमांड से स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का डेटा हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कमांड आपने दे दिया, तो ये जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है आपका, वो भी 16 बिट का है ना, 16 बिट का। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 16 बिट का स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है। तो इसमें आपका ये वाला डेटा चला आया FFF। ठीक है,
एफ एफ एफ, ये 16 बिट का डेटा है, हेक्साडेसिमल में है 441 है, ठीक है, एफ एफ। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि अब स्टैक का जो टॉप है, टॉप ऑफ द स्टैक है, ये है बिगनिंग है, या इसको टॉप ऑफ द स्टैक भी बोला जाता है, ठीक है। इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक है ये। तो अब आपको जैसे स्टैक में कोई डेटा फिलअप करना है, ओके, तो यहाँ पे आप मान लीजिए आपको 43 डेटा को 43 आपका कोई जो है इंस्ट्रक्शन कुछ भी है, या इंस्ट्रक्शन है या डेटा है स्टोर करना है, तो आपको पुश यूज़ करना होगा। तो आपने पुश 43 बोला तो आपको यहाँ पे 43 डेटा आ गया। जैसे ही 43 डेटा आया, ये जो स्टैक पॉइंटर जो है वो एक यहाँ से डिक्रीमेंट होके यहाँ पे स्टैक पॉइंटर आ गया, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया, तो इसका यही मतलब होगा ना, एफ 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 और यहाँ पे ई आएगा, एफ के पहले ई लोकेशन होगी ना, यहाँ पे ये चला जाएगा। फिर आपको कोई डेटा है, मान लो 34 स्टोर करना है स्टैक में, तो यहाँ पे फिर आपने पुश करके डेटा डाल दिया, तो यहाँ पे 34 स्टोर हो गया। जैसे ही 34 स्टोर हो गया तो आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करने लगा। जब यहाँ पे पॉइंट करेगा तो इसका आप एक कम कर दो, ट्रिपल एफ ई में एक कम कर दो तो एफ 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 डी हो जाएगा। फिर आपने कुछ डेटा को पुश करना है, मतलब स्टैक में डालना है, तो आपने पुश कर दिया, पुश 60 डाला, तो यहाँ पे 60 डेटा स्टोर हो गया। इसी तरह आपका ये जो स्टैक पॉइंटर है एक इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या स्टैक पॉइंटर है, एफ 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 डी के पहले क्या होता है, सी होता है, ठीक है। अगेन कोई डेटा आपको स्टोर करना है 50, यहाँ पे पुश 50 डाल दिया, अगेन स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे एफ एफ एफ, यहाँ पे सी के पहले क्या होता है, बी आ जाता है। तो इसी तरह से स्टैक एक एक के ऊपर भरती है। जैसे आप बुक रख रहे हो ना, एक के ऊपर 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 रखते जा रहे हो, तो वही है स्टैक, ठीक है। अब आपको निकालना होगा जब इस बुक, तो सबसे पहले ये वाली बुक निकालोगे, ऊपर वाली। ऐसा तो है कि आप नीचे से बुक निकाल सकते हो, मतलब इन जनरल सेंस आप ऐसे तो नीचे से बुक आप खींच ही सकते हो, लेकिन अगर ये बुक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी है, तो एक जनरल परसेप्शन है कि आप ऊपर से ये वाली बुक निकालोगे, ये निकल जाएगी, फिर ये वाली निकलेगी, फिर उसके नीचे वाली निकलेगी। तो जो सबसे आखिरी में आपने बुक रखा है लास्ट इन, वो सबसे पहले ही निकलेगी, ठीक है, लीफो। तो स्टैक भी जो है वो भी लीफो के कंसेप्ट पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका डेटा आ गया, मान लीजिए यहाँ तक डेटा आपका आ गया। तो जब पॉप से डेटा निकलता है, ठीक है, टेकन आउट, स्टैक से आउट करने के लिए डेटा ये पॉप यूज किया जाता है, और पुश से डेटा आपको इन किया जाता है, ठीक है। तो आप पॉप डालोगे तो फर्स्ट ये वाला आपका डेटा निकलेगा, फिर पॉप कमांड डालोगे फिर ये डेटा निकलेगा, फिर पॉप डालोगे फिर ये कमांड निकलेगा डेटा, ठीक है। इस तरह जब निकलता जाएगा तो एक एक पॉइंटर ये बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। आई होप दैट आपको समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट, ठीक है। तो पुश और पॉप, ये सब रूटीन जो एक प्रोग्राम होते हैं वो स्टैक में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। सब रूटीन टाइप के प्रोग्राम, जो कि इस तरह के प्रोग्राम जो हमको बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। सपोज जैसे फंक्शन, आप सी लैंग्वेज में आप फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, सी लैंग्वेज में फंक्शन, कोई समेशन का फंक्शन डाल दिया तो आप बार बार फंक्शन को कॉल कर लेते हो, ठीक है। उसी तरह से इस तरह के प्रोग्राम है जो हमको बार बार कॉल करने होते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, उस तरह के प्रोग्राम को यहाँ पे स्टैक में सेव कर लिया जाता है, ठीक है। आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, यहाँ पे कोई समेशन का प्रोग्राम लिख दियो, तो बार बार उसमें जैसे समेशन का है तो आप बार बार कॉल कर सकते हो कि ये वाला प्रोग्राम आ जाए, तो यहाँ पे समेशन हो के फिर से डेटा आपके मेन प्रोग्राम में चला जाए, जो कि सी में जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो फंक्शन का प्रोग्राम है, उसको आपको स्टैक में लिखा जाता है। ओके, आई होप क्लियर है आपको। इसी तरह से सब कोई जो नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर भी होते हैं, अभी हमने एक पढ़ा था कि एक जनरल पर्पज रजिस्टर है, उसको हम आप प्रोग्राम कर सकते हो। एक स्पेशल रजिस्टर है, उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। लेकिन कुछ एक रजिस्टर होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल पर यूज के लिए होते हैं, ठीक है, वो हम आप बाहर से नहीं प्रोग्राम कर सकते हो। उसमें से एक रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, दैट स्टोर टेम्पोरली स्टोर द ऑपकोड पार्ट ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये आप जैसे आप एक्यूमुलेटर का कंटेंट को आप इनिशियलाइज कर लिए थे, प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। आपने स्टैक पॉइंटर को प्रोग्राम किया, आपने प्रोग्राम काउंटर को भी इनिशियलाइज कर सकते थे, लेकिन ये नहीं है, ये इंटरनल यूज के लिए माइक्रो प्रोसेसर के
रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, इट स्टोर द ऑपकोड पार्ट ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। आप जानते हो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें ऑपकोड एक पार्ट होता है और एक डेटा होता है, ठीक है। जैसे MVI-A एक कमांड है, MVI-A43। इस कमांड का मतलब क्या है कि A में एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर जो A है उसमें 43 जो डेटा है उसको स्टोर कर दो, ठीक है। तो इसमें जो MVI-A पार्ट है ये ऑपकोड पार्ट है और ये जो है 43 है। तो ऑपकोड पार्ट से जैसे MVI-A का मतलब है कि जब प्रोसेसर जब MVI-A इंस्ट्रक्शन आपके पास डिकोड होगा तो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा को हमको ले आके सिर्फ A में डाल देना है, ठीक है। तो ये ऑपकोड हो गया, ये ऑपरेंड हो गया। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑपकोड ऑपरेंड ठीक से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, वो ऑपकोड है। ये वाला जो पार्ट है वो ऑपकोड हो गया और जो डेटा पार्ट होता है उसको ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। ऑपकोड से पता चलता है कि हमको ऑपरेंड पे क्या करना है, ठीक है। एक बार और आपको समझा देते हैं। जैसे MVI-A है, MVI-A43, इसका मतलब सिंपल सा बस आप इतना कहना चाहते हो कि जो 43 डेटा है उसको हमको A में डालना है, A रजिस्टर में 43 डेटा को डालना है, ठीक है। तो ये जो आप है ये पार्ट है ऑपकोड है और ये ऑपरेंड है, ठीक है। ये डेटा को जो जो डेटा आप दे रहे हो वो ऑपरेंड होता है। डेटा है या मेमोरी लोकेशन कुछ भी आप देते हो वो उसको ऑपरेंड बोलते हैं। ये ऑपकोड है। तो ये ऑपकोड मत से प्रोसेसर को पता चल गया कि जो डेटा है उसको हमको एक्यूमुलेटर में डालना है। तो ये जो ऑपकोड ही है जो मेन इसको ही डिकोड किया जाता है, ठीक है। इसी से इंस्ट्रक्शन पता चलता है, सर्किट इंटरनल जनरेट होती है। तो ये ऑपकोड पार्ट ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो स्टोर कर देता है। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सेट फ्रॉम द मेमोरी प्रायर टू द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले जो भी ऑपकोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, फिर इसको डिकोड किया जाता है, ठीक है। एंड डिकोड करके फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है। हमने कंट्रोल यूनिट में पढ़ा था इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहले इंस्ट्रक्शन आता है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाके डिकोड होता है, इंटरप्रेट होता है, मतलब उसका क्या काम है। उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में चला जाता है ताकि समझ सकें कि कंट्रोल यूनिट में बाकी अदर पेरिफेरल समझ सकें कि हमें अब क्या करना है। क्या करना है कि 43A को A में हमको 43 को हमको A में डालना है, तो ये डिकोड होके पता चलेगा, ठीक है। आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। सेम एग्जांपल है कि आपने प्रोग्राम काउंटर आपका ये 399 पे है, इस पे आपका ये चला गया, ठीक है। इस जो भी यहाँ पे जो आपका डेटा रहेगा वो डेटा बस में आएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन रहा तो डेटा बस में आके वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो डेटा चला जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोडर में जाएगा, फिर डिकोडर के बाद यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में चला जाएगा रजिस्टर, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर को जो भी डेटा आपका इंस्ट्रक्शन आया है वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके उस इंस्ट्रक्शन से करना क्या है, ठीक है, वो करना क्या है वो आपका डिकोडर में चला जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल यूनिट से वेरियस सिग्नल्स जनरेट हो जाएंगे। तो प्रोसेसर वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो इंस्ट्रक्शन को, वो कंट्रोल यूनिट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पहले वो कोई भी जो ऑपकोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाते हैं। तो ये इस तरह का एक रजिस्टर है जो कि नॉन प्रोग्रामेबल। अब आप इसको प्रोग्राम ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कंटेंट आप सेट कर दो, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉन प्रोग्रामेबल रजिस्टर बोला जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो ये आपका जो आर्किटेक्चर है पूरा टोटल 8085 का कंप्लीट आर्किटेक्चर है। आप इसमें से आप देख सकते हो वेरियस रजिस्टर्स आपके कैसे हैं, ठीक है। जैसे एक ये है आपका W और H, हाईलाइटर से आपको समझाते हैं। W और H ये भी एक टेम्पोररी रजिस्टर है। देखिए ये WH जो है ये टेम्पोररी रजिस्टर है। इसमें टेम्पोररी डेटा जो बीच में कभी कभी एग्जीक्यूशन में के लिए यूज होता है। जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, एग्जाम में आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ आप कैलकुलेशन आप बैक पेज पे करते हो ना, आप लिखते रहते हो, लेकिन कुछ कैलकुलेशन है आप बैक पेज पे आप अपना मल्टीप्लाई करके मेन डेटा अपना मेन कॉपी पे लिखते हो ना। तो जो बैक पीछे पन्ने पे आप जो कुछ थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो, लिख रहे हो, फिर उसको काट देते हो ना, तो वो सब जो चीज़ है वो ये WH में यूज होती है, ठीक है, वो WH में स्टोर हो रही है। इसी तरह ये B और C आपके 8 बिट के अलग अलग रजिस्टर हैं, D और E हैं, H और L हैं।
प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो आपको हमने बताया कि यहाँ से जो इंटरनल डेटा बस है, ठीक है, जो मेमोरी यहाँ से लगी हुई थी, मेमोरी से जो यहाँ पे डेट इंस्ट्रक्शन आपका आया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाने के बाद फिर इंस्ट्रक्शन डिकोडर में चला गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड। जब ये डिकोड हो गया तो आपको पता चल गया कि क्या ऑपरेशन करना है, उसके कारण ये कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन में से वेरियस सिग्नल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। मान लो एडिशन करना है तो वो वेरियस सिग्नल जनरेट करके यहाँ से एएलयू को ये बता देगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन आया वो ऐड करना है डेटा, तो ये ऐड करने लगेगा। मान लीजिए कोई इंटरप्ट आया तो वो इंटरप्ट को बता देगा, ठीक है। या कोई डेटा ट्रांसफ़र का इंस्ट्रक्शन है कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि रजिस्टर में कुछ करना है डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो ये काम कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन का हमने लेक्चर में 4 में काफ़ी डिटेल में ये पढ़ा है, प्लीज़ सी दैट लेक्चर, ओके। इस तरह हमने अभी भी ये देखा कि एक्यूमुलेटर और ये फ्लैग रजिस्टर एएलयू का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन में एक डेटा जो होता है, दो डेटा जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, उसमें से एक डेटा एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, एक दूसरा डेटा टेम्पोररी रजिस्टर में आता है। फिर से वापस ये जो डेटा यहाँ से आके वापस से स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी अभी देखा था, समझा था। तो ये जो रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन है वो भी एक्यूमुलेटर में सेव हो जाता है। कोई भी जो डेटा है आपका, जो कोई भी रिजल्ट है, दो ऑपरेशन का रिजल्ट है, यहाँ से यहाँ दो ऑपरेशन का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट यहाँ से आके आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है, ओके। अब बाकी तो एक ये टेम्पोररी रजिस्टर है, ये भी एक इसी तरह से डब्ल्यू और एच रजिस्टर है, टेम्पोररी रजिस्टर है ही। अदर थिंग्स ऑलरेडी आई थिंक वी हैव स्टडीड, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट you are very free to ask any doubt about this lecture. I will make the video on that doubt only, okay. If you have understood this thing, please like this and share with your friend. Also please subscribe to this channel Electronic Pathshala, and thanks for watching. Thank you.